सभी आ गए भाई। हाँ संदीप, यही आने हैं क्या क्लास में? सर मैसेज भेजता हूँ एक बार मैं ग्रुप में। क्या हो गया? अपना रजिस्टर सर वहीं अभी अभी लिया लिया, कोई बात नहीं इसमें। कोई और आया है क्या? तो भाई तुम्हारा नोट्स वाला जो फोल्डर है, ये लिंक अभी लाइव हो जाएगा और जो भी नोट्स जितने भी बने हैं वो इस फाइल से तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार दिखा देता हूँ, मैं लाइव कर देता हूँ इसको। इसके अलावा जितने भी एक्ट वगैरह हम पढ़ेंगे उसकी कॉपी भी इसके अंदर ही मिल जाएगी तुम्हें। अभी जैसे हम FSS एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी कॉपी भी तुम्हें इसी फोल्डर में मिल जाएगी। तो अपनी जो वेबसाइट है gpadhampur.wordpress.com, उसमें फूड नोट्स के अंदर
नेट की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है भाई, चलने में थोड़ा परेशानी महसूस कर रहा है ये। दूसरा कनेक्शन देखते हैं। हाँ, तो साइट पे जब फूड नोट्स में जाओगे तो नीचे जहाँ पे 5th सेमेस्टर फूड टेक्नोलॉजी शेयर कर लेता हूँ एक बार आपके साथ, इसमें चेंजेस कर देता हूँ मैं। अपडेट हो गया भाई। अब अगर इस पेज को तुम देखोगे तो यहाँ फूड नोट्स पे क्लिक करोगे तो अपना जो फूड के जितने भी नोट्स हैं आपको वहाँ पे वो पेज खुल जाएगा। इस पेज में नीचे आओगे जब इस टेबल से नीचे, तो 5th सेमेस्टर में आपको FLS नोट्स, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, नई आपकी एक्सप्लोरर बार ओपन होगी, या एक्सप्लोरर विंडो ओपन होगी, या क्रोम की विंडो ओपन होगी। उसके अंदर आप जो हमारा ड्रॉपबॉक्स पे फोल्डर है उसमें पहुंच जाओगे, और ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में आपको ये 2 फाइलें दिखेंगी। अभी आगे आगे और फाइलें आएंगी, वो भी इसमें डालते जाएंगे। तुम्हारे तक आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, तो इसमें ये 2 फाइलें दिखेंगी तुम्हें, 5.1 FLS क्लास नोट्स और 01 करके फूड एक्ट, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, उसकी फाइल मिलेगी। 1 2 3 करके ऐसे मैं और फाइलें डालता रहूंगा, जो जो भी तुम्हारे काम की होंगी या जिन जिन को भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, इसमें किस चैप्टर तक आ गए थे? कोई बता सकता है मेरे को? क्या कर रहे थे हम लास्ट? ओवरव्यू पढ़ रहे थे सर चैप्टर्स का। वो तो हम कर चुके थे भाई। उसके बाद यस सर। 27वां पॉइंट चल रहा था, लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, पैकर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलर्स। मैंने इसको येलो इसीलिए कर दिया था ताकि मेरे याद रहे। अब इसको बता देता हूँ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एक्ट के अंडर जो भी सेलर है वो इन चीजों को के लिए लायबल होगा, यानी इन चीजों के लिए वो जिम्मेवार होगा। अगर वो चीजों को डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद बेचता है या अनहाइजीनिक कंडीशंस में उनको हैंडल करता है, गंदी जगह पे रखता है, मिसब्रांडेड प्रोडक्ट्स को रखता है, बेचता है, अनआइडेंटिफाइबल जिसमें मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर का पता ना चल पाए, उस तरह के आइटम अगर रखता है, या तो वो रखे या वो रिसीव करता है, या उसको ये नॉलेज हो कि ये अनसेफ थी चीज और जानबूझ के अनसेफ चीज को बेचे, तो इन सभी के लिए जो सेलर है वो लायबल होगा। बाकी सभी चीजों के लिए ऊपर जो बता रखा है, होलसेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो इन चीजों के लिए जो इसके नीचे बता रखी हैं, और मैन्युफैक्चरर इनके लिए। तो लायबिलिटी यहाँ पे तीनों की फिक्स की है कि मैन्युफैक्चरर की क्या लायबिलिटी है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की क्या लायबिलिटी है, और सेलर या जिसको हम रिटेलर बोल देते हैं, रिटेल सेलर बोल देते हैं, उसकी क्या है। तो ये नहीं कह सकते कि अगर एंड प्रोडक्ट अगर खराब है या किसी कारण से कोई चीज दिक्कत में आई है उसमें, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, नहीं। उसके लिए होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर
या रिटेलर, इन सभी से पूछताछ होगी और जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसकी जिम्मेवारी फिक्स होगी। अच्छा, अपने आप को क्लीन दिखाना या अपने आप को ये प्रूव करना कि जी ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी उसी बंदे की होगी, कानून की जिम्मेवारी नहीं होगी। ये उस बंदे को खुद बताना पड़ेगा कि उसके पास जब ये सामान था तो बिल्कुल सही था। वो जब ये प्रूव कर देगा, जो ये प्रूव नहीं कर पाएगा उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। ये ध्यान रखना, ये बड़ी समस्या आती है जब मुकदमा शुरू होता है कोई भी, तो उस टाइम पे ये समस्या आती है। इसी के अंदर जो 28 पॉइंट है उसमें बताया गया है कि अगर कोई सामान खराब मार्केट में पहुंच भी गया है तो उसको वापस मंगाने का क्या प्रोसीजर होगा, उसको बोलते हैं फूड रिकॉल, कि फूड को हम मार्केट से रिकॉल कर रहे हैं, वापस बुला रहे हैं। अब वापस कैसे मंगवाएंगे और क्यों मंगवाएंगे, कि कभी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर ये पता लगता है कि जो भी माल उसने तैयार किया, प्रोसेस किया है या भेजा है वो एक्ट के अनुसार सही नहीं है या किसी रूल रेगुलेशन के अनुसार कोई रूल रेगुलेशन वायलेट हुई है उसको बनाने में, तो वो मार्केट से उसको विड्रॉ करने का प्रोसीजर शुरू कर देगा और साथ में कंज्यूमर को बताएगा कि वो विड्रॉ क्यों कर रहा है मार्केट से, और साथ में जितनी भी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको भी इन्फॉर्म करेगा, जैसे FSSAI है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनको बताएगा कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है। सबसे पहला काम फूड बिजनेस ऑपरेटर का यही है कि सबसे पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब कि जो भी आदमी उसके लिए जिम्मेवार हैं सरकार के अंदर, की जिनकी ये जिम्मेवारी है कि वो ये देखें कि ये सेफ फूड हो, सही फूड हो, उनको सबसे पहले बताना होता है और उनके साथ कोऑपरेट करना होता है। सारा रिकॉर्ड उनको दिखाना होता है कि भाई किस कारण से कर रहा हूँ, ये क्या कमी है। अगर उसको लगता है कि फूड जो मैंने भेजा है मार्केट में वो कंज्यूमर के लिए अनसेफ है, फिर कोई भी एक्शन अगर लेंगे तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से, कंज्यूमर की जान को रिस्क ना हो, या कोई भी बंदा अगर इस काम में कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपने हाथ में ले लेगी ये सारा मामला, ताकि ऐसा जो फूड मार्केट में पहुंच चुका है उसका रिस्क या तो कम हो जाए या खत्म हो जाए या रिस्क हो ही ना। चौथा पॉइंट इसमें ये बताया गया है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं इन सभी कंडीशंस का और गाइडलाइंस का जो भी फूड रिकॉल प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, जो भी फूड अथॉरिटी स्पेसिफाई करेगी रेगुलेशन में, उनका पालन करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये 4 लाइन दी है एक्ट के अंदर फूड रिकॉल प्रोसीजर की, जबकि जब हम रेगुलेशन में जाएंगे तो एक पूरी रेगुलेशन है फूड रिकॉल प्रोसीजर पे। आपको याद हो 19 रेगुलेशन के जो हमने नाम पढ़े थे, एक रेगुलेशन थी जिसका पूरा का पूरा काम ही यही था फूड रिकॉल। तो एक्ट के अंदर थोड़ी सी हिंट दे दी और बाकी कह दिया कि फूड अथॉरिटी इसके ऊपर रेगुलेशन बनाएगी। तो रेगुलेशन क्यों बनती है, क्योंकि एक्ट के अंदर कहा गया है वो रेगुलेशन बनानी है उस काम के लिए। अब 7वां जो चैप्टर है, इस एक्ट को एनफोर्स किया कैसे किया जाएगा, कि इस एक्ट को जमीनी धरातल पे लागू कैसे करोगे। अब इन्होंने बताया कि जो फूड अथॉरिटी है और स्टेट फूड अथॉरिटी स्टेट में, जो फूड अथॉरिटी है वो सेंटर में, वो इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए जिम्मेवार होगी, वही इस एक्ट को एनफोर्स करेगी। ये दोनों अथॉरिटी, स्टेट वाली स्टेट में, 10 मिनट का है भाई, एक बार हम दोबारा से कर लेंगे क्लास, अगर बीच में चला जाए तो लॉग इन कर जाना दोबारा। अगर ये दोनों अथॉरिटीज मॉनिटर करेंगे और वेरीफाई करेंगी कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए या जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो फूड बिजनेस ऑपरेटर हर स्टेज के ऊपर फुलफिल कर रहा है, ये किसकी है जिम्मेवारी, ये देखना, फूड अथॉरिटी और स्टेट फूड अथॉरिटी। तो स्टेट और सेंटर की दोनों फूड अथॉरिटी मिलकर ये काम करेंगे। फिर ये अथॉरिटीज एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो दूसरी एक्टिविटीज को, जो भी जैसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे भी सिचुएशन आती है, चाहे वो पब्लिक को कम्युनिकेट करना हो फूड सेफ्टी के बारे में, रिस्क के बारे में, या फूड सेफ्टी के मामले में निगरानी करनी हो। जैसे अपन देखते हैं ना दिवाली के आसपास छापे बहुत पड़ते हैं, क्योंकि इनको पता है सर्वेलेंस के दौरान कि जब डिमांड बढ़ती है उस टाइम पे
नकली माल सप्लाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस तरह फिर इनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। या कई फैक्ट्रियों पे छापे पड़ते हैं, तो वो सारा सर्वेलेंस के बाद इन्हें पता लगता है, तो उसके बेस पे फिर वो छापे मारते हैं। या फूड के बिजनेस में किसी भी स्टेज के ऊपर मॉनिटरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है, देखभाल करनी है, तो वो इन दोनों अथॉरिटीज का काम है। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनका काम, अब इसमें बताया ना फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, और उनका काम जो होगा इस लॉ को एनफोर्स करना, लोगों को मनवाना कि ये बातें माननी पड़ेंगी, और उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन का एरिया है, मान लो अपना फूड सेफ्टी ऑफिसर हिसार डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो हिसार डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर इस एक्ट के जो भी प्रोविजन है उनकी पालना करवाएगा। और अगर कोई ऐसा काम नहीं करता है या गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, और सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उसके या किसी और अथॉरिटी की, जैसे पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो उनकी मदद से इस एक्ट को एनफोर्स करवाना और इन कामों को करना है। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम है। रेगुलेशन जितने भी हैं इस एक्ट के अंदर, उनको एग्जीक्यूट करवाना, उनको एनफोर्स करना यानी मनवाना, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेवारी है। और किसी एरिया में कहीं पे भी किसी भी तरीके की मदद की जरूरत है, मान लो हाइजीन का उनको नहीं पता लग पा रहा है, या रेगुलेशन नहीं मिल पा रही है, या उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उनकी मदद भी करना, और साथ में इसकी इंफॉर्मेशन जो भी दूसरी अथॉरिटीज से है उनसे कोई भी ऑर्डर के जरिए, या इस एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है कि जिनको भी जिसकी भी ड्यूटी है उनकी ड्यूटी से उनको अवगत करवाना। मान लो किसी इंडस्ट्री के अंदर वेस्ट वाटर निकलने की जगह ही नहीं है, या ब्लॉक हो गया है सीवेज, तो सीवर तो प्रेमिसेस के अंदर है, वो तो अपनी इंडस्ट्री देख लेगी, लेकिन इंडस्ट्री से बाहर की जो सीवर लाइन है उसके लिए अलग से अथॉरिटी होती है। जिस तरह अपने यहाँ पे पब्लिक हेल्थ वाले देखते हैं, या PWD B&R देखता है, तो ऐसे ही अगर कहीं पे इंडस्ट्री है तो उसका जो सीवेज सिस्टम अगर वो डंप है तो उसको ठीक करवाना किसी और की अगर जिम्मेवारी है, तो ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से समस्या आ रही है, इसको ठीक करो, तो इसमें मदद भी करेंगे इंडस्ट्री की। जो कमिश्नर है फूड सेफ्टी का या डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, उनको भी जो पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के अंदर, और उनके अंडर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनको भी वो डायरेक्शन देंगे टाइम टू टाइम कि इन सभी चीजों का की पालना करवाओ। तो अभी कमिश्नर का जिक्र आया और डेजिग्नेटेड ऑफिसर का जिक्र आया। तो कमिश्नर जो होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी का जो स्टेट में होगा, या आमतौर पे जो डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल पब्लिक हेल्थ या डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है स्टेट का, यानी जो डॉक्टरों का सबसे सीनियर बंदा होता है, लेमन की भाषा में अगर आपको समझाऊं, तो उसी को कमिश्नर का चार्ज दिया होता है फूड सेफ्टी का स्टेट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट एक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर द स्टेट ये अपॉइंट करेगी, जिसको ये जिम्मेवारी दी जाएगी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स की जो भी एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है वो करे, और जैसे भी इसके अंदर जैसी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसके हिसाब से अपना काम करे। अब जो कमिश्नर है फूड सेफ्टी का, वो क्या क्या काम करेगा कि अगर रोकने का काम करेगा किन लोगों को, जो पब्लिक हेल्थ के मामले में अगर मैन्युफैक्चरिंग ऐसी करते हैं, स्टोर इस तरीके से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल ऐसे आर्टिकल की करते हैं जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, वो आर्टिकल्स अपने ऑफिशियल गजट में, तो उनकी काम को रोकेगा, प्रोहिबिट करेगा। यानी जो गजट के अंदर नहीं बताई गई हैं चीजें, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसको वो रोकेगा। फिर ये सर्वे करेगा इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग ऑफ फूड में इन्वॉल्व है इन द स्टेट, और उन सभी यूनिट्स के अंदर FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उनको नोटिफाई करेगा कि आपको इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करना है। फिर उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा, जो भी आप उनके ऑफिस में काम कर रहे होंगे बंदे,
उनको सिखाने के लिए कि ये एक्ट कैसे काम करता है, इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, या जनरल पब्लिक के लिए या फूड इंडस्ट्रीज के लिए। जनरल पब्लिक के लिए उनको बताए कि ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। जो इंडस्ट्री है उनके पर्सनल को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के बारे में बताने की। तो ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टेट के अंदर करना ये कमिश्नर की जिम्मेवारी है, कमिश्नर फूड सेफ्टी। फिर ये इंश्योर करना कि स्टैंडर्ड्स का और दूसरी रिक्वायरमेंट्स का उनका सही तरीके से और सभी इंडस्ट्रीज में बराबर अच्छे ढंग से इस्तेमाल हो रहा हो, और जो भी इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं या प्रैक्टिकल जो चीजें हो सकती हैं अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से, उन सभी चीजों को इंश्योर करना कि वो सही चीज सारी चीजें अच्छे स्टैंडर्ड के मुताबिक हों और प्रैक्टिकली पॉसिबल हों, ट्रांसपेरेंट हों और क्रेडिबल हों कि विश्वास किया जा सके। अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है, गलत काम करता है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो बातें बताई गई उनका पालन नहीं करता, खराब खाना, गंदा खाना पब्लिक में बेचता है, तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट करना यानी उसके खिलाफ मुकदमा चलाना, जो भी उसके ऑफेंसेस हैं, ये भी इस एक्ट में कमिश्नर को पावर है। और फूड सेफ्टी से रिलेटेड या अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन है स्टेट के अंदर, वो सारे के सारे कमिश्नर को करने हैं। अब कमिश्नर क्या है, किसी और ऑफिसर की ड्यूटी लगा सकता है, उसको ऑर्डर दे सकता है कि भाई ये काम तेरे को देखना है, या ये काम किसी और को सौंप सकता है अपने जूनियर को, लेकिन उसमें उसको सारी जो जिम्मेवारी हैं वो समझानी पड़ेंगी, और ये सारी की सारी जिम्मेवारी उस बंदे को दे सकता है, लेकिन इन चीजों को छोड़ के, एक तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड एनालिस्ट, ये तीन जो ऑफिसर हैं इनको अपॉइंट नहीं कर सकता। अब हमारी एक रेगुलेशन है लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, ये सबसे पहली रेगुलेशन थी। इसके बारे में एक्ट के अंदर बताया गया है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के या रजिस्ट्रेशन के कोई भी फूड बिजनेस नहीं कर सकता। ये पहली लाइन है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस के अंदर। और एक सबसेक्शन जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये पैटी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लागू नहीं होती, जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, हॉकर हैं या पैटी रिटेलर हैं, इटिनरेंट वेंडर हैं, छोटे जो हैं, या टेम्परेरी स्टॉल है, स्मॉल स्केल है, या कॉटेज और इस तरह की इंडस्ट्री है फूड बिजनेस। इनको शुरू में छोड़ा गया था कि इनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनको रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी पड़ेगी अथॉरिटी के पास। तो लाइसेंसिंग तो सिर्फ जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जरूरी है जिनकी 12 लाख से लेके ऊपर की टर्नओवर है, लेकिन जिनकी टर्नओवर 12 लाख से नीचे है, जिनको हम बहुत छोटे रिटेलर हॉकर ये टाइप में मानते हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी बातें रेगुलेशंस इनके ऊपर लागू होती हैं वो इनको माननी जरूरी है, ताकि ये सेफ और होलसम फूड बेचें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। कोई भी आदमी, अब इसके अंदर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, कि कोई भी आदमी अगर फूड बिजनेस चलाना चाहता है तो वो लाइसेंस के लिए डेजिग्नेट